हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से इसका किन किन क्षेत्रों में विस्तार है, किस तरीके से पठारी क्षेत्रों में विस्तार है, मैदानी क्षेत्रों में इसका कितना विस्तार है, ठीक है। और नदियों का जो बांगर और खादर मिट्टी होती है उसके लिए भी हम पढ़ेंगे कि बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पे सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, किस वजह से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इससे भी जो है कि एग्जाम में बहुत सारे उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। किसका भाग है? प्राचीन गोंड। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि ये किसका भाग है, ऑप्शन में बहुत सारे देंगे, उसमें गोंडवाना लैंड भी होगा, तो आप इसको पता रहेगा तो आप इसको ऑप्शन में टिक करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट क्या बनता है? उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। सेकेंड चीज़ ये आता है कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, लेकिन भूगर्भिक संरचना के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के डायग्राम में देखिए कि सब जगह एक जैसा नहीं है। आप देखते हैं जैसा कि हमने आपको जो है कि नदियाँ जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो डायग्राम के माध्यम से बताए थे कि ये जो है कि बुंदेलखंड क्षेत्र होता है, ये ऊपर जो है कि हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, उत्तराखंड से संपर्क है तो ये हिमालयी भाग हो जाता है। ये बीच में मध्यवर्ती भाग पड़ता है जहाँ पर जो है कि मैदानी भाग जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें तीन कैटेगराइज है। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं, इन्हीं तीनों पे जो बेस है हमारी भूगर्भिक संरचना, यानी कि कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है। मैक्सिमम पहाड़ का बहुत ही कम अंश है, लेकिन जो है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, मैदानी और पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स इसके देखते हैं कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? उत्तरी भाग है। देखिए जैसे होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये पूर्व भाग, ये जो है उत्तरी भाग है। तो सबसे ऊपर क्या आता है? उत्तरी भाग, ठीक है। उसके बाद से सेकंड में क्या आता है? ये बीच का है तो इसलिए इसको मध्यवर्ती भाग कहते हैं। बीच के भाग को क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती भाग। ये भूगर्भिक संरचना के आधार पे उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है भूगर्भिक संरचना के आधार पे। तो पहला उत्तरी भाग हो गया, दूसरा जो हुआ मध्यवर्ती भाग हुआ। कौन सा हुआ? मध्यवर्ती भाग हुआ। और थर्ड नंबर पे क्या आता है? देखिए यहाँ पे नीचे थर्ड नंबर पे क्या है? दक्षिणी। ऊपर उत्तरी है तो नीचे क्या होगा? दक्षिणी भाग होगा। तो उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी भाग। अब एक एक करके इन सारे भाग में क्या क्या जो है कि किस तरीके का कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जो पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये पहला हुआ, दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले हम उत्तरी भाग को देखते हैं। तो उत्तरी भाग में क्या आता है हमारा? जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी भाग में क्या आता है? हिमालय पर्वत आता है। उत्तरी भाग में आ जाता है हमारा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत किससे बना हुआ है? तो ये टर्सी क्रम की अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत किन अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, तो ये टर्सी क्रम की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। हिमालय पर्वत किससे निर्मित है? टर्सी क्रम की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। टर्सी क्रम की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है। टर्सी क्रम के अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। सेकेंड इसका क्या आता है कि इसमें किस तरीके का अगर टर्सी क्रम के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अब से निर्मित है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? तो इसमें जो है कि चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, इसके अवशेष पाए जाते हैं, बालू कंकड़ इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। यानी कि इस तरीके के अवसादी चट्टानों में किस तरीके की जो है कि अवशेष पाए जाते हैं, किस तरीके की मिट्टी वहाँ की होती है? तो कंकड़ीली मिट्टी होती है। तो इसमें है क्या क्या
कि बलुआ पत्थर, यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, और क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के अवशेष, बालू कंकड़ पाए जाते हैं। ये जो हो गया हमारा उत्तरी भाग का ये एक वर्णन हो गया मोटा मोटी तौर पे। जितना एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो बस इसमें है कि हिमालय पर्वत किन चट्टानों से बना हुआ है, तो ये आप याद रखें कि टर्सी क्रम के अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है, जिसमें कि किस तरीके के जो है अवशेष या फिर किस तरीके के मिट्टी पाए जाते हैं, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के अवशेष और बालू कंकड़ इत्यादि पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके की मिट्टी होती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ जलोढ़ मृदा यानी कि उत्तरी भागों में कैसी मृदा पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, ये नदियों के बहाव से जो मिट्टी आती है उसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसकी बहुत सी सारी सहायक नदियाँ तो मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस यहाँ पे भी जो है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ठीक है, यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार दक्षिणी भाग को, फिर मध्यवर्ती भाग में ज़्यादा डिटेल नहीं है तो हम मध्यवर्ती भाग को देखते हैं। अब हम देखते हैं जो है कि मध्यवर्ती भाग के बारे में, ठीक है। तो मध्यवर्ती भाग के लिए यही कहा जाता है कि मध्यवर्ती भाग कौन सा हुआ, ये भाग हुआ। तो आप देखते हैं कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो ये सारे क्षेत्र जो है कि नदियों के प्रवाह के कारण, नदियों के अपवाह के कारण यहाँ की मृदा जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, यानी कि पर जलोढ़ मिट्टी जो है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका मध्यवर्ती भाग की एक विशेषता है कि नदियों का अपवाह क्षेत्र होने के कारण, नदियों का अपवाह यानी कि नदियाँ यहाँ से लगातार बहती हैं, तो नदियों का अपवाह क्षेत्र होने के कारण, यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। नदियों का अपवाह क्षेत्र होने के कारण यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ठीक है। नदियों का अपवाह क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी भाग के बारे में। किसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, दक्षिणी भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दक्षिणी भाग को दो भागों में बांटा गया है। ये जो है ये हमारा जो एरिया है ये दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये जो है हिस्सा ये दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिणी भाग को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हमने आपको जैसे बताया था कि सर्वप्रथम जो है कि यूपी का सर्वाधिक इतिहास किसके रिस्पेक्ट में पाया जाता है, रोहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। तो वही दक्षिणी भाग का कौन सा है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, बाघेलखंड। कौन सा हुआ, बाघेलखंड हो गया, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंड का कौन सा क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है, समझ रहे हैं आप, बुंदेलखंड का ये क्षेत्र हो गया। जबकि बाघेलखंड का कौन सा क्षेत्र हुआ, ये हुआ, बाघेलखंड का क्षेत्र ये हुआ, बुंदेलखंड का क्षेत्र ये हुआ। बाकी दक्षिणी भागों में दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ललितपुर हो गया और यहाँ पे जो है कि सोनभद्र हुआ, सोनभद्र मिर्ज़ापुर, ये दोनों आते हैं इसमें। यानी कि यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है बाघेलखंड में, विंध्याचल होने के कारण वहाँ पे आपको पता है कि विंध्याचल वहाँ पे स्थित है, तो उसके कारण यहाँ पे बाघेलखंड के जो है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं बाघेलखंड में। तो अभी आपको आगे बताते हैं, पहले हम देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में, ठीक है। बुंदेलखंड का जो है कि भाग कैसा, तो इसको हम लिखते हैं कि बुंदेलखंड पठार और इसको लिखते हैं बाघेलखंड पठार। ये दोनों दक्षिणी भाग है इसलिए पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बुंदेलखंड पठार में है
पॉइंट इसका कि सबसे पहले कि ये किन किन चट्टानों से निर्मित है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से क्या है, निर्मित है, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बुंदेलखंड पठार किन चट्टानों से निर्मित है, तो ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा यहाँ पे ये देखते हैं यहाँ पे कौन कौन किस तरीके के जो है कि मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे चूना पत्थर, बालू पत्थर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जो कि लाल पत्थर होता है, वही बलुआ पत्थर, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पे बुंदेलखंड पठार का एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूरेनियम की मात्रा, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा बना हुआ है कि किस पठार से या किस क्षेत्र से जो है कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम की प्राप्ति होती है, तो वही हमारा है बुंदेलखंड पठार है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा किसकी प्राप्ति होती है, यूरेनियम की प्राप्ति होती है, सबसे ज़्यादा। और ये बुंदेलखंड पठार यूपी का सबसे प्राचीन पठार है। ये चीज़ आप इसके लिए एक नोट डाउन करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन पठार, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन पठार। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन पठार हो गया बुंदेलखंड पठार में। अब आइए बाघेलखंड पठार को देखते हैं। तो ये जो है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। जिस तरीके से ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से निर्मित है, उसी तरीके से ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। क्योंकि पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पे खनन में क्या क्या चीज़ें जो है कि होती हैं, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो पहला हो गया केल्सपार हो गया, ठीक है। और लाल बलुआ पत्थर, यहाँ पे चूना पत्थर नहीं पाया जाता है, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। क्या है, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, केल्सपार पाया जाता है, और तीसरा है क्वार्टजाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ केल्सपार और क्वार्टजाइट यहाँ पे पाया जाता है बाघेलखंड पठार में, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिए कि जो है कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तीनों भागों में हमने क्रम से देख लिया कि उत्तरी भाग में हिमालय का मध्यवर्ती जो है कि नदियों के अपवाह के कारण यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा दक्षिणी भाग में हमने इसका विस्तार देखा कि बुंदेलखंड पठार और बाघेलखंड पठार देखा। अब आगे हम देखते हैं भौतिक प्रदेश के आधार पे इसको, यानी कि पर्वत, पठार और मैदानी भाग के आधार पे भी इसको कैटेगराइज करके देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब भौतिक प्रदेशों के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है ये देखेंगे हम। किसके आधार पे, भौतिक प्रदेशों के आधार पे। ये तो भूगर्भिक संरचना थी। इन दोनों में ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आपसे भूगर्भिक संरचना पूछा जा रहा है या फिर भौतिक। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर ये 3 भागों में पाया जाता है, उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग। जबकि यहाँ पे भौतिक प्रदेशों के आधार पर ये केवल 2 भागों में पाया जाता है, यानी कि इसमें यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, केवल पठारी और मैदानी क्षेत्र हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे भौतिक क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है ये पूछ रहा है, या फिर भूगर्भिक संरचना के आधार पे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं सबसे पहले कि भौतिक प्रदेश होता क्या है। जब पहले हम ये जानेंगे कि भौतिक प्रदेश होते क्या हैं, उसके बाद से हम जो है कि डिफाइन कर पाएंगे, इसको चीज़ें समझने में आसानी होंगी, ठीक है। तो भौतिक प्रदेश के बारे में ऐसा है कि सभी अलग अलग संरचना वाले, सभी अलग अलग संरचना वाले उच्चावच
सभी अलग अलग संरचना वाले उच्चावच को भौतिक प्रदेश कहते हैं, को भौतिक प्रदेश कहते हैं। अब आप कहेंगे कि उच्चावच क्या होता है, तो देखिए इसमें अलग अलग संरचना क्या हुई, तो अलग अलग संरचना हुई पर्वत, पठार, मैदानी भाग, ये अलग अलग संरचना हुई। और उच्चावच का मतलब होता है कि कहीं का ज़मीन समतल है, कहीं का ज़मीन ऊंचा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। तो आप उच्चावच को ऐसे समझेंगे, और जो है कि अलग अलग संरचना में हो गया कि पर्वत, पठार, मैदानी भाग हो गए। ठीक है, तो भौतिक प्रदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेश के आधार पे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 2, तो इसमें पहला है कि उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदानी भाग। इसमें जो है कि पर्वत नहीं लिए जाते हैं, तो उत्तर का मैदानी भाग है पहला। और दूसरा क्या है कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस तरीके से इसको 2 भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेशों के आधार पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग किसके द्वारा निर्मित है, तो आइए देखते हैं मैदानी भाग कौन सा है। तो ये जितने भी हैं ये मैदानी भाग हैं हमारे। ठीक है, ये कौन से भाग हैं, हमारे मैदानी भाग हैं। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग हो गया। तो गंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग निर्मित है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। जैसे कि ये देखेंगे हम कि उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग किसके द्वारा निर्मित है, तो उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग किसके द्वारा निर्मित है। आपको पता है कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, बलिया से होकर निकल जाती है यहाँ पे, और यहाँ से यमुना आती है जो कि इसकी सहायक नदी है और आके यहाँ पे मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यहाँ से रामगंगा आती है, यहाँ से गोदावरी आती है, फिर यहाँ पे घाघरा नदी आती है। तो ये सारी नदियाँ जो आती हैं तो जो है कि गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं, घाघरा नदी इसमें सहायक नदी नहीं है। तो यूपी का मैदानी भाग गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि मैदानी भाग जब गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, तो इसमें मृदा किस तरीके की पाई जाती है, नदियों के अपवाह क्षेत्र के कारण यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। और उन्हीं जलोढ़ मृदा के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में। देखिए भौतिक प्रदेश के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का मैदानी भाग। अब जब हम मैदानी भाग को देखते हैं, ये मैदानी भाग को, ठीक है, तो ये हमारा मैदानी भाग भी कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। कौन सा है, एक जो है कि खादर है और एक बांगर है। ठीक है, 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक खादर भूमि होती है, एक बांगर भूमि होती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं जलोढ़ मृदा के आधार पे, जलोढ़ मृदा के आधार पे मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है।
जैसा कि आपने देखा था कि दक्षिणी में जो है कि ये बुंदेलखंड पठार था और ये जो है कि बाघेलखंड पठार था। जिस तरीके से इसको दो भागों में बांटा गया था, उसी तरीके से मैदानी भाग में भी जो है कि जलोढ़ मृदा के आधार पे देखिए चीज़ों को आप ये देखिएगा किसके आधार पे पूछ रहा है, क्योंकि अलग अलग संरचना अलग अलग आधारों पर होती है। अगर भौतिक प्रदेश के आधार पर पूछता है तो आप उत्तरी भाग बताएंगे, दक्षिणी भाग बताएंगे, बस दो लिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के आधार पर पूछता है तो 3 हो जाता है, उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग। और यहाँ पे जलोढ़ मृदा के आधार पे पूछ रहा है ये, और वो भी किसके लिए, मैदानी भाग को, क्योंकि जलोढ़ मृदा तो उत्तरी क्षेत्र में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के बारे में पूछ रहा है कि कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है ये देखते हैं। पहला इसमें जो है कि खादर है, दूसरा बांगर है। कौन सा है, खादर, और दूसरा है बांगर। यानी कि मिट्टी कौन कौन सी है, एक बांगर मिट्टी होती है, एक खादर मिट्टी होती है। ठीक है, तो एक बांगर हो गया, दूसरा खादर हो गया। तो आइए देखते हैं कि किस क्षेत्रों में खादर है और कहाँ पे बांगर क्षेत्र है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये दलदली स्थान बिल्कुल होता है कि यहीं से हमारी गोमती नदी निकलती है, तो ये दलदली स्थान होता है, तो इसको बोलते हैं हम भांवर क्षेत्र। भांवर ये कितने से कितने किलोमीटर के बीच फैला हुआ है, तो ये 30 से 40 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। ठीक है, 30 से 40 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। इसके बाद से ये दलदली स्थानों के बाद यहाँ से नदियाँ यहाँ पे नीचे नीचे अंदर की तरफ बहती हैं, यहाँ से ये मैदानी भागों में ऊपर निकलती हुई आती हैं। इसको जो बोलते हैं, जहाँ पे नदियाँ निकलती हुई आती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम तराई क्षेत्र। कौन सा बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं इसको भांवर क्षेत्र बोलते हैं, और नीचे वाले को तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो ये तराई क्षेत्र जो है कि ये 80 से 90 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है 80 से 90 किलोमीटर में। ठीक है, तो ये हमारे भांवर और तराई क्षेत्र हो गए। तो इसको कितने भाग, अब ये देखते हैं कि भांवर और तराई ये तो क्षेत्र हो गए नदियों के। अब जो है कि जलोढ़ मृदा के आधार पर उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। तो एक जो होता है कि खादर है, दूसरा क्या है, बांगर है। ठीक है, तो खादर में जो है कि नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि जो भी शहर नदियों के किनारे बसे होंगे, ठीक है, वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना क्या होगी, जो नदी के किनारे पे जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ बाढ़ आने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो उससे दूर होंगे, जैसे कि बाढ़ में कभी कभी देखते हैं, बाढ़ में अक्सर आप देखते हैं कि जो नदियों का अफवाह होता है, तो नदियों के अफवाह से जो है कि मिट्टी जो होता है वो आके किनारे पे लग जाता है, फिर जैसे जैसे ख़त्म होता है बाढ़ वो अपने स्थान पे चला जाता है। ठीक है, तो वही खादर और बांगर होती है मिट्टी। जैसे कि इधर के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे ये क्या हो गए, ये बांगर हो गए। यहाँ का जो क्षेत्र हुआ ये खादर हो गया। ठीक है, और नदियों के किनारे जो स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सा। पहला खादर है, तो खादर के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहला इसका देखते हैं कि यह यहाँ जो है कि नवीन जलोढ़ मृदा पाया जाता है, क्योंकि नदियों के अफवाह के कारण आता है मृदा। तो यहाँ दोनों जलोढ़ मृदा ही हैं, लेकिन यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा पाया जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा पाया जाता है। सेकेंड क्या है कि यहाँ बाढ़ आने की संभावना जो होता है कम होता है। खादर में बाढ़ आने की संभावना कम होता है, क्यों, क्योंकि ये नदी से जो है कि दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, नदियों के बिल्कुल मुहाने पे ये क्षेत्र स्थित नहीं होते हैं, तो यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा बांगर है। दूसरा है बांगर, बांगर क्षेत्र हमारा। तो यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट है, खादर और बांगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बाढ़ आने की संभावना यहाँ पे कम होती है, ये चूँकि नदियों के मुहाने पे होते हैं, तो यहाँ बाढ़ आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ बाढ़ आने की संभावना
बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। बाढ़ आने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने खादर और बांगर क्षेत्रों को भी देखा, यहाँ पे भांवर क्षेत्र और तराई क्षेत्रों को भी देखा। ठीक है, कि किसको भांवर क्षेत्र कहते हैं, किसको तराई, यानी कि दलदली क्षेत्रों को जो कहते हैं। भांवर यहाँ पे नदियाँ अंदर की तरफ से बहती हैं, और जब नदियाँ मैदानी भागों में उतरती हैं यानी कि ऊपर दिखने लगती हैं तो वो तराई क्षेत्र बोले जाते हैं। इन्हीं तराई क्षेत्रों में जो है कि हमारा गोरखपुर का जो है कि राप्ती नदी ये बहती है, और यहीं पे हमारा गोरखपुर शहर स्थित है। इसीलिए गोरखपुर में जो है कि सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया, डेंगू बुखार इत्यादि के मामले सामने आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे नदियाँ मैदानी भागों में उतर आती हैं, हमेशा नमी पाई जाती है, तो जहाँ पे नमी पाई जाती है वहाँ जो है कि मच्छर और मक्खी जो है कि उत्पन्न होना सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बीमारियाँ होती हैं। इन पूरे उत्तरी क्षेत्रों में जो है कि ये डेंगू, चिकनगुनिया बुखार इत्यादि होता है, पूरे उत्तरी क्षेत्रों में नमी की मात्रा के कारण। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की जितनी भी भूगर्भिक संरचना को लेकर के यूपी स्पेशल में जो भी जो है कि इम्पोर्टेंट था, ठीक है, वो सारे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दिए गए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर जो है कि एक एक टॉपिक जितने भी इम्पॉर्टेंट थे इतने में ही जो है कि हमने आपको बता दिया है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और एक पॉइंट और ये कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चूँकि जलोढ़ मैदानी भागों के आधार पे उत्तर प्रदेश में, ये किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मैदानी भागों के आधार पे, तो उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र नहीं पाए जाते, पर्वतीय क्षेत्र नहीं पाए जाते, केवल मैदानी और पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है कि भौतिक प्रदेशों के आधार पे और जो है कि जलोढ़ मृदा के आधार पे जितना भी इम्पॉर्टेंट था टॉपिक सब आपको क्लियर करा दिया गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्लासेस हमारी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि हमारी ये टीचिंग स्किल आपको कैसे लगी, आपको कितना समझ में आया, जिससे कि मैं अपनी टीचिंग स्किल में और इम्प्रूव लाऊँ। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो और मुझे इम्प्रूव लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।